गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को हम बताए हैं एग्रीकल्चर के बारे में। इस वीडियो में सेकंड पार्ट ऑफ योर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन geographical condition, demand of produce, labor and level of technology of a country। किसी देश के जोग्राफिकल कंडीशन, जिस प्रोडक्ट के लिए हम एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हैं उसका डिमांड, लेबर अवेलेबिलिटी और वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है वह कितना हाई लेवल का है, किस लेवल का है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से फार्मिंग को हम लोग इन सारी बेस पर फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। अब देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ये जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है यह प्रैक्टिस किया जाता है या किसी पार्टिकुलर जो फार्मर प्रैक्टिस करता है, जो फार्मर एग्रीकल्चर वर्क करता है, उसके फैमिली के रिक्वायरमेंट्स को, वह अपने फैमिली के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वह इस तरह के प्रैक्टिस करता है, इस तरह का एग्रीकल्चर वर्क करता है। वह इसके लिए नहीं करता है कि उसको ले जा करके मार्केट में बेचेंगे। वह एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वह क्रॉप प्रोडक्शन, वह अपने फैमिली के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए करता है। इसमें ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें जो फार्मर्स होते हैं उनके टेक्नोलॉजी का जो लेवल होता है वह बहुत हाई नहीं होता है, और चूंकि वे छोटे लेवल पर करते हैं, बहुत छोटे स्केल पर, इसलिए उसमें मेनली मुख्य रूप से वे जो हाउस होल्ड लेबर होते हैं, उनके घर के जो मजदूर होते हैं, घर के जो लोग होते हैं, उनके हेल्प से या थोड़ा बहुत बाहर के हेल्प लेकर के वे ये काम करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क करते हैं। इसमें उनका जो प्रोडक्शन होता है वह बहुत कम होता है, स्मॉल आउटपुट होता है। आउटपुट जो होता है इस सिस्टम में, इस फार्म सिस्टम में, वह बहुत कम होता है। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव मतलब होता है सघन, यानी काफ़ी केयरफुल होकर के, काफ़ी ध्यान दे करके जो हम एग्रीकल्चर वर्क करते हैं अपने फैमिली के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, उसको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट्स ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स। इस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फार्मर स्मॉल प्लॉट पर एग्रीकल्चर वर्क करता है और उसमें वह बहुत सिंपल टूल्स का यूज करता है और लेबर उसमें ज़्यादा खर्च करता है, इसलिए कि अब आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास एक बहुत छोटा सा प्लॉट है, बहुत छोटा है, 500 स्क्वायर फीट का है, 10 स्क्वायर फीट का है। अब उसमें आप डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स उगा रहे हैं। अब उसमें आपके सारे फैमिली के मेंबर, जब कोई उसमें जाता है तो एक दिन का अगर अनवांटेड घास वहाँ पर रहता है उसको निकाल देता है, कोई कीड़ा मकोड़ा है उसको वह बाहर निकाल देता है, यानी उसका जो वह देखभाल करता है वह काफ़ी केयरफुल होकर करता है। उसमें सिंपल टूल्स का यूज करते हैं, जो घर में टूल्स हैं उसका यूज करते हैं,
और थोड़ा थोड़ा ही आपके फैमिली के सारे लोग उसमें कुछ कुछ करते रहे प्रतिदिन, तो लेबर तो बहुत खर्च हो गया उसमें। ये अलग बात है, उसको हम लोग फील नहीं करते, महसूस नहीं करते हैं। तो इंटेंसिव सब्सटेंशियल फार्मिंग में स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पर कल्टीवेशन वर्क करते हैं और उसमें लेबर ज़्यादा लगते हैं। क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crops annually on the same plot. आप शायद जानते होंगे कि हमारे किसी भी प्लांट्स के लिए सनशाइन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्लांट्स को सनशाइन नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा उसका ग्रोथ नहीं होगा या उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। यानी सनशाइन का होना बहुत जरूरी है। सनलाइट का मिलना किसी भी प्लांट्स के लिए, उससे वो अपना फूड प्रिपेयर करता है, खाना बनाता है और अपना वो मेंटेनेंस करता है। अगर सनशाइन नहीं मिलता है तो वह उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसका खाना नहीं बन पाएगा। इसलिए सनशाइन का होना जरूरी है। जिस प्लॉट में सनशाइन ज़्यादा रहता है, वहाँ की सॉइल फर्टाइल है, तो वहाँ पर एक के बदले में 2-3 एनुअली क्रॉस प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन जहाँ पर सनशाइन कम मिलता है, सॉइल फर्टिलिटी कम है, वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्शन एक ही रह जाता है या वो भी नहीं रहता है। हम लोगों के आसपास में बिहार में वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के सॉइल बहुत फर्टाइल है और फर्टाइल होने की वजह से वहाँ पर राइस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप सुने होंगे कि चंपारण में, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण में राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और अच्छे क्वालिटी के राइस प्रोडक्शन होते हैं, इसलिए कि वहाँ का लैंड फर्टाइल है। फर्टिलिटी का मुख्य कारण बार बार पहाड़ों से आने वाले बाढ़ से पानी जो फ्लड आता है, उस फ्लड से वह सड़े हुए मैन्योर वाले जो पहाड़ों में सड़े हुए पत्तों के द्वारा, पत्ते पेड़ पौधे के और सारा जो वेस्ट है उसको सड़ने से वो ला करके वहाँ की मिट्टियों को वो डाल देता है, उससे वो वहाँ की फर्टिलिटी और बढ़ जाती है। तो कहने मतलब कि जिस लैंड का फर्टिलिटी अच्छा हो, सनशाइन ज़्यादा हो, वहाँ पर एक के बदले 2-3 क्रॉप्स एनुअली उसको उगाए जा सकते हैं। Rice is the main crops. Other crops include wheat, maize, pulses, oil seeds. हम लोग के यहाँ राइस मेन क्रॉप्स है और उसके अलावा ये सब भी व्हीट, मेज, पल्सेज, ऑयल सीड, ये सब क्रॉप्स भी होते हैं, अच्छे क्वांटिटी में होते हैं। इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन। ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जहाँ थिकली पॉपुलेटेड जो एरिया होता है, वैसे जिस एरिया का सॉइल काफ़ी फर्टाइल होता है वह थिकली पॉपुलेटेड एरिया होता ही है। जहाँ का फर्टिलिटी जिस लैंड का अच्छा है वहाँ पर ऑटोमेटिकली वहाँ पर वह थिकली पॉपुलेटेड एरिया हो जाता है। इसलिए कि चाहे हम किसी जॉब में हैं, किसी वर्क में हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पर पोस्टेड हो, खाने के लिए क्रॉप्स की आवश्यकता सबको है, फूड्स की आवश्यकता सबको है और वह लैंड से, सॉइल से ही मिलेगा। इसलिए बराबर से काफ़ी एंशिएंट टाइम से वहाँ पर जहाँ के लैंड फर्टाइल है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी रहा है और आज भी है। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंशियल एग्रीकल्चर इज प्रेवेलेंट इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया।
जहाँ पर थिकली पोल्यूटेड एरिया है वहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, लेबर भी घर के लोग ही सही, लेबर भी ज़्यादा मिल जाते हैं। और मॉनसून रीजन होना चाहिए, समय समय पर बारिश, धूप, ठंडी, गर्मी मिलनी चाहिए। ये एशिया के जो साउथ साइड है, साउथ ईस्ट है या ईस्ट एशिया है, वहाँ पर इस तरह का ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वर्क ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं पेरिमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की। तो पेरिमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। इसमें दो, अब इस पेरिमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बताएं हम, अभी शायद क्लास 7 में हम लोग को बताया गया है, आप लोग याद होगा। शिफ्टिंग मीन्स प्लेस डिस्प्लेसमेंट, एक स्थान से दूसरी जगह जाना, शिफ्ट करना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इन सारे जगहों पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। एक्चुअली इन सारी एरिया में काफ़ी बड़े क्वांटिटी में फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्टेड एरियाज हैं। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं, उस फॉरेस्ट को वहाँ के लोग एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए वहाँ के पेड़ों को काट देते हैं। पेड़ों को काट करके फिर उसको जला देते हैं, और जलाने के बाद फिर उससे जो राख बनता है, जो स्लैश बनता है, उसको उस वहाँ पर छीट देते हैं, उसको बिखेर देते हैं। एक्चुअली उससे क्या हुआ कि राख को बिखेर दिया गया, पेड़ों को काट कर जला दिया गया, तो उससे दो तीन काम हो गया। पेड़ों को काट कर जलाएंगे नहीं तो फिर वह फॉरेस्ट जाएगा, वहाँ पर हम एग्रीकल्चर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो पेड़ों को काट कर जला दिए तो वह लैंड क्लियर हो गया, फॉरेस्ट क्लियर हो गया। और फिर उसको जला दिए तो स्लैश बन गया। और स्लैश में शायद आपको मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा पोटास का कंपोजिशन होता है, पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, और ये हमारे सॉइल के लिए, के फर्टिलिटी के लिए ये बहुत आवश्यक होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है। तो उस पेड़ों को, फॉरेस्ट को काट कर जला देने से वह एरिया क्लियर हो गया, फॉरेस्ट क्लियर हो गया, वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए लैंड मिल गया। और स्लैश होने की वजह से, राख होने की वजह से वहाँ के जो लैंड है, जो सॉइल है, वह फर्टाइल हो गया। तो अब वहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क करते हैं। ये उस समय ज़्यादा होता था जब हम लोगों में डेवलपमेंट कम था, या अभी भी जिस रीजन में होता है वहाँ डेवलपमेंट बहुत कम है, वहाँ के लोग बहुत कम डेवलप हैं। तो अब फिर वहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार वहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, खेती करते हैं। फिर उस लैंड की जब फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो वे यहाँ से उसको छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, वहाँ जा कर के फिर इसी प्रोसेस से एग्रीकल्चर करते हैं। और फिर जब वहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो या तो ये किसी तीसरी जगह पर चले जाते हैं, या फिर उस स्थान पर बैक वापस आ जाते हैं जहाँ से गए हुए थे। तो इस तरह से वे शिफ्ट करके जो एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इस तरह के एग्रीकल्चर वर्क में मैज, याम, पोटैटो, कसावा ये उगाए जाते हैं। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ। अब नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस इन द सेमी एराइड एंड एराइड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर। ये नोमैडिक हर्डिंग उस एरिया में प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पर प्लांटेशन बहुत कम होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, सेमी एराइड
यानी सूखा एरिया हो या कम सूखा हो या पूरी तरह से सूखा एरिया हो, जैसे सहारा डेजर्ट का नाम सुने होंगे आप, या हमारे इंडिया में जो राजस्थान है वहाँ पर, या जम्मू कश्मीर जहाँ पर काफ़ी ठंडी पड़ने की वजह से वहाँ पर फर्टिलिटी नहीं रहती है। तो इस तरह के एरिया में नोमैडिक हर्डिंग किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्डमैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ देयर एनिमल्स फॉर फूडर एंड वाटर। इस टाइप के फार्मिंग में फार्मर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते रहते हैं। अब सोचिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हैं, यहाँ पर जो भी फोडर है, जो भी चारा है, जंगल हो या नहीं हो या थोड़ा सा प्लांट हो, रेड रीजन हो, अब जब वहाँ के प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, जब वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे उनके खाने के लिए, तो वे क्या करेंगे? तो फिर वे उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के फिर अपने पशुओं के साथ जाते हैं, फिर अपने पशुओं को खिलाते हैं, चराते हैं, वहाँ फोडर का इंतजाम करते हैं या पानी उनको पीने के लिए मिल जाता है। तो इस तरह से वे घूमते रहते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्टेंट्स एंड टेरेंस। ये इस तरह का जो मूवमेंट है वह दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्टेंट्स। ये क्लाइमेटिक कंस्टेंट की वजह से, जो क्लाइमेटिक जो प्रतिबंध है उसके वजह से ये भूभाग में इधर उधर नोमैडिक घूमते रहते हैं। उनके साथ जो जनरली वे रेयरिंग करते हैं, जो एनिमल्स का रेयरिंग करते हैं, सीप, कैमल, याक, गोट्स, ये सारे जो जानवर हैं उसका वे रेयरिंग करते हैं। ये कॉमनली रेयर एनिमल्स हैं जिसको वे पालते हैं। इन जानवरों के द्वारा दिस टाइप्स ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एटसेट्रा। ये सारे प्रोडक्ट्स वे प्रोवाइड करते हैं और उसको उस प्रोडक्ट के द्वारा ये नोमैडिक हर्डिंग के जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वे लोग उसको उस प्रोडक्ट को कहीं और बेचते हैं और उससे पैसे लेकर के या उससे एक्सचेंज करके फिर अपने दूसरे रिक्वायरमेंट्स को, दूसरे नीड्स को फुलफिल करते हैं। चलिए, इसके बाद बताएंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में कमर्शियल फार्मिंग। थैंक यू।